गुड मॉर्निंग बच्चों, संजय पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर 11 चल रहा था विद्रोही राज। ठीक है, विद्रोही और राज। इसमें मैंने आपको पार्ट 3 तक करा दिए हैं। आज हमारा पार्ट 4 चलेगा। ठीक है, तो इसमें आज हमारा चलेगा अवध में विद्रोह। ठीक है, कि अवध में विद्रोह किस प्रकार से फैला था। ठीक है, तो आज हमारा ये टॉपिक है अवध में विद्रोह। सन 1851 ईस्वी में लॉर्ड गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी, जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, उन्होंने अवध के रियासत में, अवध की जो रियासत थी उसके बारे में कहा था कि ये ग्लास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। उनकी क्या कहावत थी? अवध के जो रियासत थे उसके बारे में उनकी कहावत थी कि ये ग्लास जो फल है वो हमारे मुंह में ही आकर गिर जाएगा। और 5 वर्ष बाद 1856 ईस्वी में इस रियासत को औपचारिक के रूप में ब्रिटिश साम्राज्य का अंग घोषित कर दिया गया। किसमें? 1856 में जो अवध की रियासत थी उसे क्या ब्रिटिश के रूप में ब्रिटिश साम्राज्य का अंग घोषित कर दिया गया। ठीक है, औपचारिक रूप से। किसे? अवध का जो अवध की जो रियासत थी उसे औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य के रूप में घोषित, अंग के रूप में घोषित कर दिया गया। और रियासत पर अनैतिक कब्जों का दौर लंबे समय तक चलता गया। जो इन रियासतों पर था, क्या अंग्रेजों का या ब्रिटिश का शासन था या उनका मतलब कब्जा था, वो क्या लंबे समय तक चलता ही रहा। सन 1851 में 1801 ईस्वी में अवध पर सहायक संधि पेश की गई। जो मतलब 1801 ईस्वी में क्या अवध की संधि पेश की गई। इस संधि में कुछ शर्तें थी। नवाब जो था वो अपनी सेना समाप्त कर देगा। जो वहाँ के अवध के जो नवाब थे वो क्या करेंगे? अपनी सेना को समाप्त कर देंगे और अंग्रेजी सेना की तैनाती, मतलब अंग्रेजी सेना को उस पद पर तैनात कर लेंगे। ठीक है, और दरबार में मौजूद ब्रिटिश रेजिमेंट की सलाह पर कार्य करेगी। और जो दरबार में जो भी ब्रिटिश रेजिमेंट पेश थे, मतलब वहाँ पर रहेंगे, उन्हीं की मतलब सलाह पर कोई भी कार्य वो उनकी सलाह के द्वारा ही करेंगे। अपनी सैन्य शक्ति से वंचित होने के बाद नवाब अपनी रियासत में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिनों दिन अंग्रेजों पर निर्भर रहने लगे। और जो अवध के नवाब थे वो क्या अपनी रियासतों में ही अंग्रेजों मतलब कानून व्यवस्था जो लागू करते थे वो ब्रिटिश सैनिकों या ब्रिटिश शासन द्वारा ही लागू की जाती थी, या उनके ऊपर ही दिनों दिन क्या वो निर्भर रहने लगे। मतलब अपने द्वारा अपने आप वो कोई भी कार्य नहीं कर सकते थे। वो क्या ब्रिटिश शासन था, साम्राज्य था, उसी के द्वारा जो भी वो निर्देश देते थे क्या दिनों दिन उनके ही बातों को या उनके ही कार्य को उन्हें मानना पड़ता था। अब विद्रोही मुखिया और तालुकात पर भी उनका कोई अधिकार नहीं था। मतलब जो वहाँ के विद्रोही मुखिया थे या तालुकात, मान ले तालुकात किसे कहा गया है? जमींदारों को, तो उन पर भी कोई अपना अधिकार नहीं था। अंग्रेजों को अवध पर कब्जे में दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। जो अंग्रेज थे उनकी क्या थी, जो अवध का जो साम्राज्य था उन पर क्या अपनी दिलचस्पी, उन पर मतलब अधिकार बढ़ते जा रहे थे। उन्हें लगता था कि वहाँ की जमीन नील और कपास के लिए, कृषि के लिए बेहतर है। जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने जो अवध की जागीर थी उसको सोचा कि ये नील और कपास के लिए सबसे अच्छी कृषि मतलब उपलब्ध हो सकती है, कृषि मानी जा सकती है कि इसमें अगर हम नील और कपास की अगर खेती करेंगे तो यहाँ क्या अधिकतम हमारा व्यवसाय जो अधिक उपयुक्त या उपयोग में आएगा। ठीक है, तो इससे क्या हमारे व्यवसाय में बढ़ोतरी हो जाएगी। उसके बाद है हमारा फिरंगी राज का आना और एक दुनिया का खत्म हो जाना। फिरंगी राज का आना और दुनिया का
ठीक है। फिरंगी राज का आना और दुनिया का खत्म हो जाना। ठीक है, तो फिरंगी राज जब आया था तो उसमें क्या हुआ था, उन्होंने जो फिरंगी राज आया और दुनिया का खत्म हो जाना कहा गया है। अवध की पीड़ाओं ने राजकुमारों, ताल्लुकातों, किसानों और सिपाहियों को एक दूसरे से जोड़ दिया था। जो ये थी अवध की जो पीड़ा थी, जो अवध में मतलब जो अवध में अत्याचार किए गए, या अवध की जो मतलब अंग्रेजों ने, ब्रिटिश शासन ने अपना विरोध किया, तो उसमें क्या हुआ, उनके जो मतलब उन्हें दुख प्राप्त हुए हैं या उनसे कोई भी अपना अधिकार छीन लिया गया है, तो उसकी पीड़ाओं से क्या जो किसान थे, जो ताल्लुकात थे और जो राजकुमार थे वो क्या और सिपाही एक दूसरे से जुड़ने लगे। तो वो क्या करने लगे, इसकी पीड़ाओं से, या जब इनके पास क्या अधिक इन्होंने क्या करा, अंग्रेजों ने उन पर अत्याचार करने शुरू कर दिए या उनके अधिकार छीन लिए, तो उन्होंने क्या करा, तो वह दुखी अंग्रेजों से दुखी होकर उन्होंने एक दूसरे का साथ देना शुरू कर दिया। वे सभी फिरंगी राज के आगमन को विभिन्न अर्थों में एक दुनिया की समाप्ति के रूप में देखना चाहते थे। और ये लोग क्या चाहते थे, जो अंग्रेजों ने जो इन्हें, ब्रिटिश शासन ने जो इन्हें दुख दे रखे थे, तो वे ये चाहते थे कि इनके आने के जो विभिन्न अर्थ है या विभिन्न कारण हैं, तो उन्हें क्या दुनिया से समाप्त कर दिया जाए, और तो ये उनको क्या उस अंग्रेजी शासन को समाप्त होता देखना चाहते थे। 1857 के विद्रोह में तमाम भावनाएं और मुद्दे, परंपराएं और निष्ठान अभिव्यक्त हो रही थी। जो 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसमें क्या हुआ था, जो उनकी भावनाएं थी या मुद्दे थे या परंपराएं थी, वो क्या उनकी उसमें भावनाएं होने लगी, और अन्य स्थानों के मुकाबले अवध में यह विद्रोह एक विदेशी शासन के रूप में प्रयुक्त होने लगा। अवध के अधिकरण से केवल नवाब की ही गद्दी नहीं बल्कि इसके क्षेत्र के ताल्लुकातों को भी लाचार कर दिया गया। जो अवध का जो विद्रोह हुआ था उसमें केवल जो अवध के नवाब थे उनके हाथ से उनकी राजगद्दी या उनका अधिकार ही नहीं, बल्कि जो ताल्लुकात थे, जो किसान थे, उनसे भी उनके अधिकार छीन लिए गए थे। ठीक है, तो अंग्रेज ने, ब्रिटिश शासन ने क्या उनके भी अधिकार छीन लिए थे। और अवध में देहात में ताल्लुकातों की जागीर और किले बिखरने लगे। जो ताल्लुकात थे उनकी जो जमीनें थी वो क्या, और जो उनके पास किले थे वो भी क्या बिखरने लगे। वो अंग्रेज या ब्रिटिश शासन अपना साम्राज्य का अधिकार उसमें स्थापित करने लगे। लोग पीढ़ी दर पीढ़ी अपने क्षेत्र में भूमि और सत्ता पर अपना अधिकार रखते आए। अंग्रेजी शासन से पूर्व ताल्लुकातों के पास हथियारबंद सिपाही होते थे। जो मतलब अवध में जब इन्होंने क्या अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ने इन पर अधिकार कर लिया, उससे पहले क्या ताल्लुकातों के पास क्या बहुत सारी सेनाएं होती थी, सिपाही होते थे, हथियार होते थे अपने, और इनके पास काफ़ी मतलब अपनी काफ़ी सहूलियत होती थी। और 200 से लेकर 12,000 तक पैदल सिपाही ताल्लुकात के पास होते थे। और इनके पास इससे पहले जब अवध पर इन्होंने अपना कब्जा कर लिया फिरंगियों ने, तो इनके पास क्या 2000 जो ताल्लुकात होते थे, मतलब जो कम ताल्लुकात होते थे, मतलब जो भाई ऊंचे वर्ग के, निम्न वर्ग के, ऐसे भी ताल्लुकात होते थे। तो जो निम्न वर्ग के होते थे उनसे 200 तक के उनके पास क्या सैनिक और पैदल मतलब सैनिक होते थे। और जो उच्च वर्ग के होते थे ताल्लुकात, उनके पास 12,000 या 1,000 या तो ठीक है, ऐसे उनके पास पैदल सिपाहियाँ होते थे। अंग्रेजों की भू राजस्व नीति ने ताल्लुकातों की हैसियत व सत्ता को गहरा आघात पहुंचा। मतलब जो अंग्रेजों ने क्या जो उन पर उनकी जमीन पर जो टैक्स लगाया था, उससे क्या ताल्लुकातों को क्या अनेक हानियां पहुंची। उनसे उनके दिल को बहुत दुख हुआ, मतलब घातक हुआ, मतलब उन्हें दुख हुआ। और उन्होंने क्या
अपना जो भी जमीन थी या जागीर थी वो उन्होंने ब्रिटिश शासन ने उनसे छीन ली और अपना अधिकार उन पर करने लगे। इससे भी उन्हें अनेक पीड़ाएं हुई ताल्लुकातों को। और अधिग्रहण के बाद 1856 ईस्वी में एक मुक्त बंदोबस्त नाम से ब्रिटिश भू राज्य व्यवस्था लागू की गई थी। किसके नाम से? एक मुक्त बंदोबस्त। जैसे मैंने राजस्व बंदोबस्त आपको पढ़ाया था पीछे, स्थायी बंदोबस्त, ऐसे ही क्या था, एक मुक्त बंदोबस्त। तो इसमें क्या ब्रिटिश जो था उसने काफ़ी ऊंची दर पर क्या टैक्स रखा गया और इन्हें क्या जो यहाँ के ताल्लुकात थे, जमींदार थे, उन्हें क्या इस टैक्स के भुगतान करना पड़ता था और इनके पास जमीन का मालिकाना हक नहीं था। और उस धीरे धीरे क्या जो ये ताल्लुकात थे उनके पास जो अपनी ज़मीन होती थी उस पर भी क्या अपना हक नहीं जमा सकते थे, क्योंकि वो ब्रिटिश साम्राज्य ने उनसे वो अधिकार भी छीन लिया था और धोखाधड़ी से के और बल के आधार पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। और उनसे क्या करा था? धोखाधड़ी करी थी और उनसे उनका सारा जमीन जो थी वो हड़प ली थी। फिर विद्रोही क्या चाहते थे? ये फिरंगी राज का आगमन और दुनिया का खत्म हो जाना आपको पता चल गया। फिर है विद्रोही क्या चाहते थे? विजेता के रूप में कठिनाइयाँ, चुनौतियाँ और बहादुरी के संबंध में अंग्रेजों का अपना नजरिया था। जो इनके सामने जो कठिनाइयाँ थी या बहादुरी थी या चुनौतियाँ थी, तो उनका क्या जो अंग्रेज लोग थे उनका ही अपना एक चुनौती थी, एक अपना देखने का नजरिया अलग ही था। वे विद्रोही को असहाय, फरामोश तथा बर्बर को एक झुंड मानते थे। जो विद्रोही थे वो क्या थे? बर्बर थे, मतलब असहाय थे। जो बर्बर किसे कहा गया? जो असभ्य लोग होते हैं। मतलब अंग्रेज लोग उन्हें क्या कहते थे? भारतीय विद्रोही को या भारतीय को क्या कहते थे? जो भारतीय विद्रोही था उन्हें वो लोग क्या कहते थे? असहाय मानते थे, असभ्य मानते थे और उन्हें वे सोचते थे ये लोग असभ्य और असहाय का एक बड़ा झुंड है। विद्रोही को कुचलने का अर्थ यह था कि उनकी आवाज़ को दबा दिया जाए। अंग्रेजी जो थी उनका ये मानना था जो भारतीय है उनको दबा दिया जाए और उनकी आवाज़ को भी हम दबा लें। कुछ विद्रोही इस घटनाक्रम के संबंध में अपना बात दर्ज करने का अवसर मिलता है। वैसे ही विद्रोही को में अधिकांश सिपाही और जनमान्य के लोग थे। जो विद्रोही थे उनमें क्या सिपाही और जन सामान्य लोग थे, मतलब कुछ निम्न वर्ग के लोग थे। ठीक है, वे क्या थे? वे अधिक शिक्षित नहीं होते थे। जो सिपाही होते थे जो या आम जनता होती थी वो शिक्षित नहीं होती थी, इसलिए ये लोग उन्हें क्या बेवकूफ़ या उनको असभ्य लोग मानते थे। ठीक है, फिर है उनकी एकता की कल्पना। विद्रोही क्या चाहते थे? जो विद्रोही थे आपको समझ में आया? क्योंकि ये जो भारतीय विद्रोही होते थे इनको क्या समझते थे? असभ्य, असहाय और ये क्या कम, मतलब ये शिक्षित ही नहीं होते थे। जो सिपाही होते थे या आम जनता जो जनता होती थी वो क्या शिक्षित नहीं होती थी, इसलिए क्या ब्रिटिश या अंग्रेजी लोग इन्हें क्या असहाय मानकर इन पर अपना अधिकार जमा लेते थे, इनसे इनकी जागीर छीन लेते थे। इसलिए क्या इन्हें सिर्फ यही कहा गया है कि विद्रोही इसलिए माना गया है क्योंकि ये असहाय थे, असभ्यता थे और कुछ लोग इनमें एक दूसरे से क्या निम्न और उच्च वर्ग में भी अंतर रखते थे। अब ये लोग क्या सोचते थे? अगर ये अंग्रेजी लोग ये सोचते थे, ये विद्रोह करना चाहते थे, विद्रोही के रूप में ये जानते थे कि अगर कोई इनमें से कोई भी व्यक्ति ईसाई धर्म को अपना ले तो हम क्या उनकी मतलब जो वे अपने बारे में मतलब अपनी बातें या अपना कर्तव्य रखना चाहते थे कि तुम ईसाई धर्म मान लो तो हम तुम्हारी जागीर या तुम्हारी संपत्ति तुम्हें लौटा देंगे। ठीक है, तो ये अपने इन पर अधिकार थोपना या जमाना चाहते थे। फिर हमारी एकता की कल्पना।
इसमें क्या गया, 1857 में विद्रोह के द्वारा जारी की गई घोषणा में समाज के सभी वर्ग के लोगों का आह्वान किया गया। मतलब जो 1857 थी उसमें विद्रोह किया गया है, इन्हें कहा गया है कि ये एक हो जाए। एकता की कल्पना का मतलब क्या है, एक हो जाना। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें लोग ये चाह रहे थे कि हम सब मतलब समाज में घोषणा करा दी गई कि सभी जो वर्ग के लोग हैं वो एकजुट हो जाए, मतलब एक हो जाए। सभी घोषणाएं मुस्लिम राजकुमारों या नवाबों की ओर से या उनके नाम से जारी की जाने लगी। जो इनकी घोषणा की गई वो राजकुमारों या नवाबों के नाम से जारी की जाने लगी, लेकिन इनमें हिंदुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस विद्रोह को एक ऐसे युद्ध के रूप में प्रदर्शित किया गया। मतलब इसमें क्या, हिंदुओं की जो भावनाएं हैं उसको भी ध्यान में रखते हुए ये एक युद्ध तैयार किया गया या युद्ध के रूप में प्रदर्शित किया गया, जिनमें हिंदू और मुसलमानों दोनों का लाभ हानि बराबर होनी चाहिए या बराबर समुदाय के सह अस्तित्व में होनी चाहिए। तो विज्ञापनों में अंग्रेजों ने पहले के हिंदू मुस्लिम अतीत का तरफ इंगित किया गया। मतलब जो पहले अंग्रेज थे उन्होंने मुसलमान और हिंदुओं के तरफ की बात की गई है या इंगित किया गया है कि और मुसलमान साम्राज्य के अंतर्गत विभिन्न समुदाय के सह अस्तित्व का गौरवगान किया गया। और इन्होंने क्या, जो मुस्लिम सिपाही थे या मुस्लिम वर्ग था उनके गौरव या उन्हें सराहनीय दिया गया। बहादुर शाह के नाम से जारी की घोषणा में मोहम्मद और महावीर दोनों दुआई देते हुए जनता से इस लड़ाई में शामिल होने का आह्वान करते हैं। ये दोनों क्या, अपने साम्राज्य को बचाने के लिए उनकी दुहाई देते हुए इन दोनों वर्ग से ये घोषणा करते हैं या मतलब लड़ाई में शामिल होने की बातें करते हैं। ठीक है। आंदोलन में हिंदू और मुसलमानों के मध्य खाई पैदा करने को अंग्रेजी द्वारा की गई कोशिशों के बावजूद ऐसा कोई अंतर नहीं दिखाई दिया। और अंग्रेजों ने क्या कहा, हिंदू और मुसलमान की जो एकता है वो क्या कर रहे हैं, हम एकता की कल्पना कर रहे हैं। कौन कर रहा है, हिंदू और मुसलमान कर रहे हैं। लेकिन अंग्रेजी लोग क्या, उस जो एकता की कल्पना को क्या तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनमें कोई अंतर नहीं दिखाई देता। लेकिन हिंदू और मुस्लिमों ने क्या, अपने अंदर अपने बीच में कोई भी अंतर आने के लिए नहीं सोचा। अंग्रेजी शासन ने दिसंबर 1857 में पश्चिम उत्तर प्रदेश स्थित बरेली के हिंदुओं को मुसलमानों के विरुद्ध भड़काने के लिए 50,000 रुपये खर्च दिए। और जो अंग्रेज थी उन्होंने क्या करा, हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने के लिए, दोनों को लड़ाने के लिए उन्होंने क्या कहा, हम 5,000 रुपये खर्च देंगे। उन्हें ऐसे प्रयास किए और उन्होंने क्या, अंग्रेजों ने ऐसे प्रयास किए कि वो हिंदू और मुस्लिम की एकता को तोड़ दे। ठीक है। लेकिन वो क्या, जब उन्होंने सोचा हिंदू और मुसलमान क्या एकता नहीं टूट पा रही, तो उन्होंने क्या, उन्हें करा 50,000 रुपये धनराशि देने की बात की, लेकिन वो उसमें भी क्या, असफल रहे। ठीक है। फिर हमारा विद्रोही की छवियां। विद्रोही की छवियां 1857 ईस्वी में के विद्रोहियों की गतिविधि एक ब्रिटिश प्रशासन की दमनात्मक कार्यवाही के विषय में जानने के लिए हमें अनेक स्रोत उपलब्ध हुए। इनकी जो 1857 में जो विद्रोह हुआ था या विद्रोही की गतिविधियां थी या ब्रिटिश प्रशासन की जो दमन कार्य प्रणाली थी, उनको क्या जानने के लिए अनेक स्रोत मिले हैं या उपलब्ध हुए हैं। औपनिवेशिक प्रशासकों, सैन्य अधिकारी या अन्य अधिकारियों द्वारा भी पत्र, मतलब जो औपनिवेशिक अधिकार है या अधिकारी है उनके या कुछ इतिहासकार हैं उनके द्वारा कुछ लिखे हुए प्रमाण पत्र मिले हैं, जो इस बात को या डायरिया या उनकी आत्मकथा या सरकारी इतिहासकारों ने अपने अपने विचार लिखे हुए हैं कि विद्रोही की जो छवियां हैं वो किस किस रूप में है।
तो इन्होंने जो कुछ इतिहासकार थे या कुछ पत्र मिले या कुछ डायरिया मिली या कुछ आत्मकथाएं मिली जिसमें क्या कहानियां संग्रह क्या या कुछ कहानियां मिली। पहले इतिहास के बारे में क्या था, हमें किताबों में ही पढ़ने को मिलता है ना, तो ऐसे कुछ क्या हमें कुछ डायरी मिल जाती है या कुछ पत्र मिल जाते हैं इनके जो विद्रोह हुआ था उनकी छवियों को पढ़ने के लिए। इनमें से अनेक दस्तावेजों का सैनिक विद्रोह रिकॉर्ड पर केंद्रित खंडों में संकलन किया जाता है, और जो इनका सैनिक विद्रोह है वो भी क्या अनेक रूपों में खंडन किया जाता है, मतलब उनके बारे में पता लगाया जा सकता है। इनका क्या समकालीन अखबारों व पत्रिकाओं क्या जो विद्रोह की रिपोर्ट हमें मालूम होती है, विद्रोह की छवियां जो हमें दिखाई देती है वो किसमें, वो समाचारों द्वारा या पत्रों द्वारा हमें जानकारी मिलती है। फिर है रक्षकों का अभिनंदन। रक्षकों का अभिनंदन ठीक है। रक्षकों का अभिनंदन या मतलब विद्रोह के संबंध में अंग्रेज द्वारा बनाए गए चित्रों में अंग्रेजों को बचाने वाले विद्रोहियों के कुचलने वाले अंग्रेज नायकों का अभिनंदन रक्षकों के रूप में किया जाता है। जो 1857 की जो विद्रोह हुई थी या अंग्रेजों द्वारा बनाए गए चित्रों में इस बात का पता चलता है कि उन्होंने विद्रोही को कुचलने वाले अंग्रेज नायकों का कैसे अभिनंदन या गुणगान किया है, तो ये क्या चित्रों द्वारा पता चलता है। ठीक है, तो इसमें टॉम्स जॉन बर्कट द्वारा 1859 ईस्वी में निर्मित चित्र द रिलीफ क्या था, द रिलीफ ऑफ, ठीक है चलो ऐसे ही समझा देती हूँ, द रिलीफ ऑफ लखनऊ। तो इसमें जो द रिलीफ ऑफ लखनऊ है उसमें किस बात का वर्णन किया गया या किस रूप में उसे उल्लेखित किया गया या किस रूप में उसे देखा गया, ये क्या द रिलीफ ऑफ लखनऊ का एक उदाहरण है जो चित्रों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है